गंजी राजकुमारी और बालों की बारिश। रानीगंज की राजकुमारी 25 वर्ष की हो गई थी, लेकिन अभी तक उसका विवाह नहीं हुआ था। राजा रानी को अपनी बेटी के विवाह की बहुत चिंता रहती थी। एक दिन राजा रानी से कहता है, पता नहीं हमारी बेटी की शादी कब होगी। अगर उस दिन तुमने गलत जड़ी बूटी नहीं खाई होती तो हमारी बेटी को बाल न आने की समस्या नहीं होती। मैं भी बस यही बात सोच सोच कर दुखी होती रहती हूँ। काश उस दिन जड़ी बूटी खाने से पहले मैंने किसी से पूछ लिया होता, फिर आज ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। राजा रानी की ये बातें राजकुमारी सुन लेती है। वो अपने कमरे में जाकर सोचती है, मेरी वजह से माँ पिताजी बहुत चिंता में रहते हैं। अब मेरी शादी नहीं हो रही है तो इसमें परेशानी की क्या बात है। मेरी शादी होना इतना भी जरूरी नहीं है। मैं इस बारे में माँ पिताजी से बात करूंगी। अगले दिन राजकुमारी राजा रानी के पास जाती है। माँ पिताजी, मुझे शादी नहीं करनी है। आप मेरे लिए कोई राजकुमार मत ढूंढिए। क्यों बेटी, अचानक तुम्हें क्या हो गया? बस ऐसे ही, मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी। ये क्या कह रही हो तुम? राजघराने में राजकुमारियों की शादी नहीं होती है तो प्रजा में बहुत गलत संदेश जाता है। पता है लोग क्या सोचेंगे कि राजा अपनी बेटी का विवाह नहीं करा पाए। विवाह ना करने का ख्याल तुम अपने मन से निकाल दो। राजा रानी की डांट सुन राजकुमारी अपने कमरे में चली जाती है। मैं तो माँ पिताजी की परेशानी कम करने गई थी, उल्टा मुझे ही डांट पड़ गई। वहीं दूसरी तरफ राजा रानी अपनी बेटी के विवाह के लिए योजना बना रहे थे। मेरे पास एक अच्छी तरकीब है। क्यों ना हम लड़के वाले को देखने ही ना दे कि हमारी बेटी के सर पर एक भी बाल नहीं है। लेकिन कैसे? यहाँ आसपास हर राज्य में पता है कि हमारी बेटी के सर पर बाल नहीं है। आसपास के राज्य से किसी राजकुमार को देखना ही नहीं है। अब हम अपनी बेटी के लिए दूर के राज्य के राजकुमार का रिश्ता देखेंगे। भला उन्हें क्या पता होगा, जब वो लोग हमारी बेटी को देखने आएंगे तो हम अपनी बेटी को सर पर पल्ला लेकर आने को कहेंगे। हाँ, सही कह रही हो। एक बार शादी हो जाए उसके बाद कोई रिश्ता नहीं तोड़ता है। कुछ दिनों बाद दूर किसी राज्य से एक राजा अपने बेटे के लिए राजकुमारी को देखने आता है। राजकुमारी जब उनके सामने आती है तो वो अपने सर पर पल्ला रख लेती है। ये देखकर राजकुमार के पिता कहते हैं, राजकुमारी ने अपने सिर पर पल्ला क्यों रख रखा है? दरअसल हमारे में रिवाज है कि कुंवारी लड़की को कोई देखने आता है तो वो अपने सर पर पल्ला रख लेती है। रानी की इस बात को राजकुमार के पिता सच मान लेते हैं। वो अपने राजकुमार के लिए राजकुमारी का रिश्ता पक्का कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद राजकुमारी और राजकुमार का विवाह हो जाता है। राजकुमारी राजकुमार के सामने भी सिर पर पल्ला रखती थी। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता है। तभी एक दिन राजकुमार कहते हैं, तुम हमेशा अपने सिर पर पल्ला क्यों रखती हो? हमारे राज्य के सभी लोग बहुत खुले विचार के हैं। अगर तुम सिर पर पल्ला नहीं भी रखोगी तो कोई इस बात पर तुम्हें नहीं टोकेगा। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के लोग खुले विचार के हैं, लेकिन हमारे में शादी के कुछ सालों तक ऐसे ही सिर पर पल्ला रखते हैं। राजकुमारी की ये बात राजकुमार को कुछ अजीब लगती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहते और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद राजकुमारी अपने मन में सोचती है, मुझे राजकुमार से झूठ बोलने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करूं, माँ ने मुझे ये सब करने के लिए अपनी कसम दी है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। राजकुमारी नहाने जा रही थी। वो आसपास देखती है, उसे कोई नजर नहीं आता और वो अपने सिर से पल्ला हटा लेती है। तभी अचानक वहाँ राजकुमारी की सास इंदुमती आ जाती है और वो राजकुमारी को देख लेती है। ये देखकर इंदुमती को उस पर बहुत गुस्सा आता है। यानी तुम इतने दिनों से हम सबसे झूठ बोल रही थी, यहाँ तक कि शादी से पहले तुम्हारे माता पिता ने भी झूठ बोला। तुम सब ने हमारे साथ धोखा किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। दरअसल मेरी कहीं शादी नहीं हो रही थी, इसलिए मेरे माता पिता को ऐसा करना पड़ा। तुमने अपने माता पिता को ऐसा करने से नहीं रोका। मुझे खूबसूरत बहू चाहिए थी, इतनी खूबसूरत कि आसपास के किसी राज्य में मेरी बहू की तरह खूबसूरत कोई ना हो। तुम चेहरे से तो खूबसूरत हो, लेकिन तुम गंजी हो। मुझे ऐसी गंजी राजकुमारी को अपने महल में अपनी बहू बनाकर नहीं रखना है। मैं अभी राजा को तुम्हारी सारी असलियत बताती हूँ और तुम्हें तुम्हारे महल वापस भिजवाती हूँ।
वापस कभी यहाँ आने की सोचना भी मत। मेरे से रिश्ता नाता तोड़ने से पहले एक बार राजकुमार से बात कर लीजिए, वो मुझे कहीं नहीं जाने देंगे। ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मेरा बेटा मेरी सारी बात मानता है। अगर मैं उसे तुम्हें छोड़ने के लिए कहूँगी तो वो छोड़ देगा, इसलिए अपने मन से वहम निकाल दो। मैं कुछ महीनों बाद ही अपनी राजकुमार की फिर से किसी खूबसूरत राजकुमारी से विवाह करवा दूंगी। उसके बाद रानी राजा के पास जाती है। इस राजकुमारी और उसके माता पिता ने हम लोगों के साथ धोखा किया है। ये गंजी है। मैं इसको अपने महल में एक पल भी रहने नहीं दूंगी। आप इसे अपने महल से वापस लौटा दीजिए। ये मेरी बहू बनकर इस महल में नहीं रह सकती है। मुझे इससे कोई रिश्ता नहीं रखना है। राजा रानी को समझाते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनती। आखिर में राजकुमारी को अपने महल वापस जाना पड़ता है। अपने महल जाकर राजकुमारी बहुत रोती है और अपने माता पिता से कहती है, ये सब आप दोनों की वजह से हुआ है। धोखे से कभी कोई रिश्ता नहीं जुड़ सकता है। मैं पहले ही आप दोनों को ऐसा करने से मना कर रही थी। आज आप दोनों की वजह से मेरी वहाँ इतनी बेइज्जती हुई है। मैं इसके लिए आप दोनों को कभी माफ नहीं करूँगी। राजा रानी को भी अपने किए पर पछतावा होता है। राजकुमारी रोते हुए महल से बाहर जाती है। मैं अब कभी महल वापस नहीं जाऊंगी। वहाँ रानी माँ ने हमेशा के लिए मेरे से रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं। अब इस तरह मैं जिंदा कैसे रह सकती हूँ। मैं जंगल जाऊंगी और वहाँ किसी जंगली जानवर के सामने खड़ी हो जाऊंगी। वो जंगली जानवर मुझे मार कर खा जाएगा। मैं अब इन सब से परेशान हो गई हूँ। पता नहीं गंजे होने की सजा मुझे क्यों मिल रही है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी हर बार मेरे साथ ही बुरा होता है। मेरे सर पर बाल नहीं है, इसमें मैं क्या करूं? राजकुमारी जंगल चली जाती है। तभी जंगल में जोर से बारिश होने लग जाती है, जिसकी वजह से राजकुमारी एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और वहाँ रोने लगती है। मैं तो यहाँ मरने आई थी, लेकिन यहाँ इतनी जोर से बारिश होने लग गई है। अब सारे जंगली जानवर अंदर छुप गए होंगे। तभी वहाँ एक आवाज आती है। क्या हुआ? तुम यहाँ मरने आई थी, लेकिन क्यों? कौन है? मेरे सामने आओ। एक परी राजकुमारी के सामने आती है। तुम तो राजकुमारी लग रही हो। तुम्हारे जीवन में किस चीज की कमी है जो तुम मरने की सोच रही हो? परी, मेरे जीवन में प्यार की कमी है। सब मेरे गंजे होने की वजह से मेरे से नफरत करते हैं। मेरी वजह से मेरी माँ पिताजी परेशान रहते हैं। उनकी बातों में आकर मैंने अपने पति और अपने ससुराल में झूठ बोला। असलियत पता लगने के बाद सबने मेरे से रिश्ते नाते तोड़ लिए। इसलिए अब मैं जीवन से तंग आ गई हूँ। ये कोई बात नहीं हुई जिसकी वजह से तुम अपनी जान दे दो। ये जीवन है, सुख होंगे तो दुख भी होगा ही। सुख हर इंसान को अच्छा लगता है, लेकिन दुख में तुरंत सब हार मान जाते हैं। परी, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। मेरे से बहुत बड़ी गलती होने जा रही थी। तुम आसमान की तरफ देखो, मैं तुम्हें एक जादू दिखाती हूँ। राजकुमारी आसमान की तरफ देखने लगती है। तभी अचानक आसमान से बारिश की बूंदों के साथ बहुत सारे बाल गिरने लगते हैं। परी, ये तो असली बाल लग रहे हैं, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूं? हाँ, अब इसे तुम अपने सर पर रखो। अगले ही पल ये तुम्हारे असली बाल बन जाएंगे। राजकुमारी बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो अपने सर पर बाल रखती है और उसके असली लंबे काले घने बाल आ जाते हैं। ये देखकर राजकुमारी बहुत खुश होती है। यहाँ और भी बहुत सारे बाल हैं। इस गांव की प्रजा में बहुत ही अच्छी लड़कियाँ हैं जो तुम्हारी तरह गंजी थी। तुम उन सब के पास जाकर ये बाल दे देना। ठीक है परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस गांव में कोई भी लड़की अपने बालों की वजह से परेशान नहीं रहेगी। खुशी खुशी राजकुमारी अपने महल आ जाती है। महल आकर राजकुमारी अपने माता पिता को ये सब बताती है। अच्छा हुआ तुम्हारे बाल आ गए। मेरे बच्चे ने अपने बालों की वजह से बहुत परेशानियां झेली है। माँ, अब मैं प्रजा में जाकर उन लड़कियों की मदद करूँगी जिनकी मेरी तरह ही बालों की परेशानी है। परी ने मुझे और भी कई सारे बाल दिए हैं। मैं इस परेशानी से जूझ चुकी हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि हमारी प्रजा में कोई भी लड़की इस परेशानी का सामना करे। ये तुमने बहुत अच्छा सोचा है। उसके बाद राजकुमारी प्रजा में जाती है और लड़कियों की मदद करती है। इस तरह राजकुमारी के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है। तभी कुछ दिनों बाद राजकुमार महल में राजकुमारी से मिलने आता है। तुम यहाँ क्यों आए हो?
मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ राजकुमारी। मैं अपनी माँ की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। अगर तुम मुझे पहले ही इस बारे में बता देती तो भी मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता। तुम व्यवहार से बहुत अच्छी हो और तुम्हारे अंदर मर्यादा भी है। राजघराने की लड़कियों का व्यवहार में अच्छा होना और मर्यादा में रहना ही जरूरी होता है। ये बात आपको इतने वक्त बाद पता चली है? मैं उसी दिन आने वाला था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे आने नहीं दिया और फिर अगले दिन मैं अपने पिता के साथ राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दे में व्यस्त हो गया। मुझे माफ कर दो। राजकुमारी राजकुमार की बात मान लेती है और उनके साथ महल चली जाती है। महल में राजकुमार की माँ रानी इंदुमती कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मेरे बेटे ने इसके लिए मुझे समझाया। मुझे अपनी गलती का एहसास है। राजकुमारी रानी इंदुमती को माफ कर देती है। इस तरह राजकुमारी के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो राजकुमार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। एक शहर में सिंड्रेला नाम की एक प्यारी पर बहुत ही ज्यादा आलसी लड़की रहती थी, जिसे सोने के अलावा कुछ भी नहीं सोचता था। उसके बस दो ही शौक था, दिन रात सोना और सपने देखना। उसकी माँ फ्लोरा और उसके पिता विलियम इसकी इस आदत से परेशान हो चुके थे। ऐसे ही एक सुबह, सिंड्रेला उठ जा, कब तक सोती रहेगी? दोपहर हो चली है। क्या माँ, कितना अच्छा सपना देख रही थी मैं, मुझे नींद से क्यों जगाया? तेरी उम्र की सभी लड़कियां सुबह जल्दी उठकर घर के कामों में माँ का हाथ बटाती है और एक तू है जो कुंभकर्ण की तरह सारा दिन भर सोती रहती है। चल अब जल्दी उठ और जल्दी से नहा ले, मैं तब तक तेरे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। ठीक है माँ, मैं नहा लूंगी। नहीं, तुम अभी मेरे सामने उठकर नहाने जाओ। मुझे पता है तुम मेरे जाते ही फिर से सो जाओगी। जल्दी उठो। ओ माँ, तुम भी ना मुझे चैन से सोने भी नहीं देती। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ नहाने। इतना कहकर सिंड्रेला बाथरूम में नहाने चली गई। जब आधा घंटा गुजर जाने के बाद भी वो बाहर नहीं आई तो माँ फ्लोरा ने जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोला तो देखा सिंड्रेला बाथ टब में लेटी हुई खर्राटे मार रही थी। ये देख माँ फ्लोरा का पारा चढ़ गया और सिंड्रेला के गाल पर जोरदार चाटा मारा। कमबख्त, मैं तुझसे बहुत तंग आ चुकी हूँ। पता नहीं तेरी आदत कैसे छूटेगी। ऐसे कौन मारता है अपनी फूल जैसी बेटी को? माँ प्लीज 6 मिनट सोने दो ना। ये कहकर सिंड्रेला फिर से सो गई। ये देख माँ फ्लोरा गुस्से से बोली, करमचली, बाथ टब में कौन सोता है? चलकर अपने कमरे में सो। फिर सिंड्रेला आंखें मलते हुए अपने कमरे में जाकर चद्दर तानकर सो गई। वो बस नींद में एक ही सपना देखा करती कि उसकी शादी किसी राजकुमार से हो। वो इतनी आलसी थी कि सारा समय बस सोने में ही बिताया करती थी। सिंड्रेला के माता पिता ने उसके बेवजह सोने के बारे में कई डॉक्टरों से बात की, पर कोई भी डॉक्टर उसे इस आदत से निजात नहीं दिला पाया। सिंड्रेला के माता पिता ही नहीं बल्कि सोने की आदत से वो पूरे शहर भर में मशहूर थी। एक दिन की बात है, सिंड्रेला अपनी माँ फ्लोरा के साथ सब्जी लेने मार्केट गई। तब वहाँ एक सब्जी वाले ने सिंड्रेला से कहा, कैसी हो सिंड्रेला बिटिया, कहीं तुम नींद में तो नहीं चल रही हो? तो फिर ठीक है काका, आप सब्जी के पैसे मत लेना क्योंकि मैं तो नींद में चल रही हूँ ना। सभी लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते, पर सिंड्रेला सबको हमेशा मुंह तोड़ जवाब देती। एक दिन सिंड्रेला बगीचे में एक बेंच पर सो रही थी। तभी उसकी कुछ सहेलियां उससे मिलने आई। अरे यार, तुम यहाँ बैठी सो रही हो, उठ भी जाओ, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, जिसे सुनकर तुम्हारी नींद हमेशा के लिए भाग जाएगी। गुड न्यूज? हाँ, तुम्हें पता है कल महल में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी गई है। महारानी ने शहर की सभी लड़कियों को इनवाइट किया है। कल राजकुमार थॉमस को पास से देखने का मौका मिलेगा। क्या कहा? राजकुमार थॉमस? फिर तो मैं जरूर चलूंगी। पर तुम पार्टी में सो मत जाना, आज रात अपनी नींद पूरी कर लेना, वरना कल राजकुमार के साथ डांस नहीं कर पाओगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे कल पार्टी में पहनने के लिए नई ड्रेस भी तो खरीदनी है। राजकुमार थॉमस से मिलने सिंड्रेला भी बहुत उत्साहित। उसने भी पार्टी में पहनने के लिए तुरंत मार्केट जाकर एक सुंदर सा गाउन खरीदा और रात को मेकअप कर और गाउन पहनकर बेड पर सोने चली गई। ये देख माँ फ्लोरा ने कहा, इतना सज धज कर क्यों सो रही है नालायक? माँ, कल मुझे राजमहल जाना है, वहाँ बहुत बड़ी पार्टी है।
सुबह रेडी होने में मुझे टाइम लगेगा, इसलिए मैं अभी से तैयारी करके सो रही हूँ। ये सुन माँ फ्लोरा का सर चकरा गया। हे भगवान, कोई मुझे उठा ले, मुझसे किस जन्म का बदला ले रहे हो? माँ अब मुझे सोने दो, कल जल्दी उठना है। ये कहते हुए सिंड्रेला चद्दर ओढ़कर सो गई। फिर अगले दिन उसकी सहेलियां उसे बुलाने उसके घर आई। सिंड्रेला जल्दी बाहर आओ वरना हम लेट हो जाएंगे। सिंड्रेला क्या तुम अभी भी सो रही हो क्या? इतने में सिंड्रेला बाहर आई और बोली, सरप्राइज, मैं बिल्कुल रेडी हूँ पार्टी में जाने के लिए। तुम इतनी जल्दी तैयार भी हो गई? मुझे लगा तुम अभी तक सो ही रही होगी, पर तुम तो। अच्छा ये सब छोड़ो, अब चले, नहीं तो देर हो जाएगी। पर हम सभी कार में तो नहीं आ पाएंगे, कार में जगह बहुत कम है। कोई बात नहीं, तुम सब कार में चली जाओ, मैं बग्घी में आ जाऊंगी। सिंड्रेला की सभी सहेलियां कार में बैठकर चली गई। वहीं सिंड्रेला ने बग्घी में बैठ राजमहल जाने के लिए निकल पड़ी। कार की रफ्तार तेज होने की वजह से सिंड्रेला की बग्घी पीछे छूट गई। सभी सहेलियां समय पर राजमहल पहुंच गई। कुछ देर बाद सिंड्रेला की बग्घी भी राजमहल के समीप पहुंच गई। तब बग्घी वाला बोला, बेटी राजमहल आ चुका है। ओह अच्छा, पर मुझे बहुत थकान हो रही है, मैं 5 मिनट सो जाती हूँ काका, आप मुझे थोड़ी देर बाद जगा देना। ऐसा कहकर सिंड्रेला नर्म मुलायम दर बग्घी में ही सो गई। पर जैसा उसने सोचा था वो 5 मिनट में नहीं उठ पाई। उधर महल में पार्टी शुरू हो चुकी थी। सिंड्रेला की सहेलियों ने पार्टी खूब एंजॉय की, साथ ही राजकुमार थॉमस के साथ डांस भी किया। ऐसे ही रात के 12 बज गए। पार्टी खत्म हो चुकी थी। सभी एक एक कर अपने घर लौटने लगे। जैसे ही जैस्मिन और बाकी लड़कियां बातें करते हुए महल के बाहर पहुंची तो सिंड्रेला को बग्घी में सोती हुई देख बोली, तुम यहाँ बैठी सो रही हो, अब उठ भी जाओ। ओह चलो यार, पार्टी में चलते हैं, मैं आज पहली बार राजकुमार से मिलूंगी, कितना मजा आएगा। अब क्या करोगी पार्टी में जाकर? पार्टी तो खत्म हो चुकी है। क्या पार्टी खत्म हो गई? काका कहाँ हो तुम? तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? इतने में बग्घी वाला आया और बोला, सिंड्रेला बिटिया, तुम इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि तुम्हें मेरी आवाज तक सुनाई नहीं दी। फिर उसके बाद मैं खाना खाने चला गया। सिंड्रेला बहुत उदास हो गई। उसका दिल टूट चुका था, पर उसने किसी से नहीं कहा और वो मन ही मन बोली, ना ही मुझे महल देखने का मौका मिला, ना मैं राजकुमार से मिल पाई। अब क्या सोचने लगी? चलो वैसे भी बहुत रात हो चुकी है, सपने में मिल लेना अपने राजकुमार से। सभी कार में और जैस्मिन पीछे पीछे बग्घी में साथ साथ सुनसान जंगल के रास्ते जा रही थी। तभी सबकी आंख लग गई सिवाय बग्घी में बैठी सिंड्रेला के, जो पार्टी में ना शामिल होने की वजह से बहुत उदास थी। तभी अचानक रास्ते में 2 लुटेरों ने हाथों में हथियार लिए कार को रोका। ये देख कार का ड्राइवर डर के मारे थर थर कांपने लगा। कार में बैठी लड़कियों की भी आंख खुल गई। वो भी उन लुटेरों को देखकर सहम गई। कुछ दूरी पर बग्घी में आ रही सिंड्रेला ने उन लुटेरों को कार की ओर बढ़ते हुए देख लिया। उसने फौरन बग्घी में रखा सफेद चद्दर अपने ऊपर ओढ़ लिया और डरावनी आवाज निकालते हुए लुटेरों की ओर बढ़ी। ये देख दोनों लुटेरों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। कौन हो तुम? मैं जंगल की आत्मा हूँ। इस जंगल में तुम्हारे घुसने की हिम्मत कैसे हुई? अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं आगे से इस जंगल में नहीं आऊंगा, मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम मेरे जंगल में लूट पाट करने आए हो, मैं तुम दोनों का हाथ काट डालूंगी। नहीं, तुम मेरे नहीं, इसके हाथ काटना। ये मुझे यहाँ लेकर आया था, पर मुझे माफ कर दो। बकवास बंद कर, तू मुझे जबरदस्ती यहाँ लेकर आया था। मुझे जाने दो, तुम मेरे हाथ मत काटना प्लीज, मैं अपाहिज हो जाऊंगा, मुझे जाने दो। तुम यहाँ से बचकर कहीं नहीं जा सकते। ये कहते हुए नकाबपोश सिंड्रेला जैसे ही उनके करीब पहुंची, दोनों लुटेरे बेहोश हो गए। तभी कार में बैठी सभी लड़कियां बाहर आई और झुककर नागपोश सिंड्रेला के सामने खड़ी हो गई। तब जैस्मिन बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जंगल की आत्मा, आपने हमारी जान बचाई।
इतने में सिंड्रेला सफेद चादर हटाते हुए बोली, ये मैं हूँ। ओह, तो ये तुम थी सिंड्रेला। तुम्हारे बेवक्त सोना आज हमारे बहुत काम आ गया। ये सब छोड़ो, पहले इन लुटेरों के जागने से पहले इन्हें महारानी के हवाले कर देते हैं। वो इन्हें कड़ी सजा देंगी। सिंड्रेला बिटिया, तुम इनाम की हकदार हो। तुमने इन लुटेरों को पकड़कर बहुत बड़ा काम किया है। अगली सुबह सारा शहर जान गया और सब सिंड्रेला की तारीफ करने लगे। यहाँ तक कि राजमहल में भी उसे बुलाया गया। महारानी एलिजाबेथ ने भी उसकी खूब प्रशंसा की। मुझे जानकर बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मेरे राज्य की लड़कियाँ कितनी बहादुर और समझदार है। आखिरकार तुमने उन लुटेरे को पकड़ ही लिया जिन्होंने कुछ दिन पहले हमारी सोने के सिक्कों से भरी हुई बग्गियाँ चुराई थी। तुम इनाम की हकदार हो। मैं तुम्हें अपना खानदानी हीरे का हार देती हूँ। धन्यवाद महारानी। इतने में राजकुमार थॉमस भी आ पहुँचा। वो भी सिंड्रेला की बहादुरी और सूझबूझ का कायल हो गया और उसे अपना दिल दे बैठा। वहीं सिंड्रेला भी राजकुमार थॉमस को देख सुध-बुध खो बैठी। यहीं से दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। अब सिंड्रेला वो सिंड्रेला नहीं रही जो दिन रात सोते रहती थी, क्योंकि वो अब समझ गई कि सोते रहने से सपने कभी पूरे नहीं होते जब तक आप नींद को त्याग कर उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत नहीं करते। वही समय बीतने के साथ साथ सिंड्रेला और राजकुमार थॉमस एक दूसरे के करीब आ गए और जल्द ही शादी कर खुशी खुशी रहने लगे।